हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, एल्कली मेटल्स की। अब इस क्लास में हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो ऐसे जो एल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। ठीक है, एल्कली मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स मतलब अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की, जैसा कि आप जानते हो एल्कली मेटल्स में हमने आपको बताया था कि लिथियम जब एक्सेस एयर के साथ और एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? लिथियम मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और आपको हमने ये भी बताया था सोडियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो जनरली ये सोडियम परऑक्साइड बनता है, Na2O2 बनता है। ठीक है, और हमने बताया था बाकी पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ठीक है, ये सभी एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ये आपको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड तो बनता ही है, लिथियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन साथ में कुछ अमाउंट में लिथियम परऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर के साथ लिथियम का रिएक्शन होता है तो ऑक्साइड इज़ द मेन प्रोडक्ट। ऑक्साइड तो बनेगा ही, लेकिन थोड़े से अमाउंट में लिथियम परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब सोडियम का रिएक्शन एक्सेस ऑफ एयर के साथ होता है तो उस कंडीशन में मेन प्रोडक्ट आपका सोडियम परऑक्साइड बनता है। ठीक है, लेकिन कुछ अमाउंट में सुपर ऑक्साइड भी बनता है। कुछ अमाउंट में सुपर ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। ज़्यादातर तो सोडियम परऑक्साइड बनता है, लेकिन कुछ अमाउंट में सोडियम सुपर ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसके अलावा जो आपके एलिमेंट्स हैं जैसे पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो ये केवल और केवल क्या बनाते हैं, केवल और केवल सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। केवल और केवल क्या बनता है, इनका सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। अब देखो, इन सारे ऑक्साइड्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये आपको पता ही है, लेकिन अब ये जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, और परऑक्साइड्स हैं आपके, ठीक है, और सुपर ऑक्साइड्स हैं, अगर ये प्योर फॉर्म में या हमें मतलब प्योर फॉर्म में हम कह सकते हैं, अगर हमें इसको ऑब्टेन करना है तो हमें कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशन अप्लाई करके तभी हम प्योर ऑक्साइड्स, प्योर परऑक्साइड्स और प्योर सुपर ऑक्साइड्स ऑब्टेन कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, ठीक है, परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स का, वो किस पे डिपेंड करता है, एज द साइज ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेज ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एंड आयंस बाई लार्जर केटायंस थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट्स। कहने का मतलब जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स की, वो किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ केटायन पे, साइज ऑफ मेटल केटायन, मतलब जो एल्कली मेटल्स की साइज होती है उस पे डिपेंड करता है। तो एल्कली मेटल्स की साइज जितनी बड़ी होगी, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे लिथियम की हम बात करें, ठीक है, सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, तो लिथियम की साइज छोटी होती है, पोटेशियम की थोड़ी बड़ी होती है, और सोडियम की बड़ी होती है और पोटेशियम की और भी बड़ी होती है। तो इन तीनों में किनके परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स ज़्यादा स्टेबल होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। कहने का मतलब अगर हम बात करें तो पोटेशियम की साइज़ काफ़ी बड़े होने की वजह से इसके परऑक्साइड्स और इसके सुपर ऑक्साइड्स जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि यहाँ पे केटायन की साइज़ काफ़ी बड़ी है, और केटायन की साइज़ बड़ी होने की वजह से जो स्टेबलाइजेशन होता है आयंस का, ठीक है, केटायंस के बीच में, मतलब लार्जर केटायंस के बीच में जो एनायन, मतलब यहाँ पे एंड आयन नहीं है, दिस इज़ द एनायन,
ठीक है, एनायंस का किसी लार्जर केटायंस के साथ जब स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजेशन होता है ड्यू टू द लैटिस एनर्जी इफेक्ट, ठीक है। तो द ऑक्साइड्स एंड द पेरोक्साइड्स आर कलरलेस। जो ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड, जो एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं, लेकिन जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं ये येलो या फिर ऑरेंज कलर के होते हैं। लेकिन ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स कलरलेस तभी होते हैं जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और सुपर ऑक्साइड्स येलो या फिर ऑरेंज कलर में दिखाई देता है। द सुपर ऑक्साइड्स आर आल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एक्चुअली जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, जो एल्कली मेटल्स के सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और सोडियम पेरोक्साइड इज़ वाइडली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर सोडियम पेरोक्साइड की हम बात करें, अगर सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 की अगर हम बात करें, सोडियम पेरोक्साइड की बात करें, तो इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखो बच्चों, अगर हम जो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जो एल्कली मेटल के ऑक्साइड्स हैं, इनका जब रिएक्शन वाटर के साथ होता है, जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, मतलब वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है ऑक्साइड्स का, तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो इनके रिएक्शंस क्या क्या हैं आप इसको एक बार देख लो, ठीक है। एक्चुअली जब एल्कली मेटल ऑक्साइड होता है, जैसे एल्कली मेटल ऑक्साइड हमने एम मान लिया, एम इज़ द एल्कली मेटल, कोई भी एल्कली मेटल है अगर, ठीक है, और अगर वो ऑक्साइड किस टाइप का है, मोनो ऑक्साइड है, M2O टाइप का अगर ऑक्साइड है, मतलब एल्कली मेटल का ऑक्साइड हमने ले लिया और दूसरी तरफ एल्कली मेटल का परऑक्साइड हमने ले लिया और तीसरी तरफ हमने ले लिया एल्कली मेटल का सुपर ऑक्साइड। अब देखो, जब ऑक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन होता है, एल्कली मेटल ऑक्साइड के साथ जब वाटर का रिएक्शन होता है, तो इसमें क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, MOH, केवल और केवल मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन जब एल्कली मेटल परऑक्साइड का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है, ठीक है, तब यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, मेटल हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, लेकिन साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनता है, साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनता है। लेकिन जब कोई एल्कली मेटल का सुपर ऑक्साइड होता है और अब जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका मेटल हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनेगा, लेकिन साथ में यहाँ ऑक्सीजन गैस भी बनती है। तो इस चीज़ को याद रखना, जब एल्कली मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो केवल मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, और जब मेटल परऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड दो चीज़ें बनती हैं, और जब एल्कली मेटल का सुपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन भी फॉर्म होता है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि KO2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, तो इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर होने का रीज़न एक ही है, क्या, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये जब डिसोसिएट होता है तो कैसे होता है, K+ और O2- में डिसोसिएट होता है, K+ O2-। अब जब O2- का आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे, आपको बताया भी गया है केमिकल बॉन्डिंग में, O2- का जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे तो उसमें आप देखोगे कि जो π2p ऑर्बिटल होगा, π2p ऑर्बिटल में, मालिकुलर ऑर्बिटल में आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, और उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। आपने पढ़ा भी है कि O2- क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, हाइलाइट्स की हम बात करते हैं। हाइलाइट्स क्या होते हैं, जनरली आप जानते हो, जब एल्कली मेटल का रिएक्शन हैलोजेंस के साथ होता है तो हाइलाइट्स का फॉर्मेशन होता है। एल्कली मेटल जैसे M है, अगर इसका X2 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो MX टाइप का हाइलाइट बनेगा, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, एल्कली मेटल हाइलाइट्स बोलेंगे। जो एल्कली मेटल हाइलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो एल्कली मेटल के हाइलाइट्स होते हैं, जैसे आपके लिथियम हाइलाइट हो गया, ठीक है, सोडियम हाइलाइट हो गया, पोटेशियम हाइलाइट हो गया, ये सब। अब X की जगह क्या हो सकता है, ClBrI, FClBrI, कुछ भी हो सकता है। तो इसके 4 कंपाउंड होंगे, LiF, LiCl, LiBr,
LiI। इसी तरीके से Na के भी होंगे, NaF, NaCl, NaBr, NaI। KX का भी क्या होगा, KF, KCl, KBr, KI। तो ये सारे जो हैलाइड्स होते हैं, इन सारे हैलाइड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, और साथ में क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और कलरलेस होते हैं। साथ में कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर के होते हैं, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। तो दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स विद एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड। हाइड्रोहेलिक एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों, HX। एक्चुअली इसका फॉर्मेशन, एल्कली मेटल हाइलाइट्स का फॉर्मेशन जब किसी कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स या कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होता है HX का, तो वहाँ पे भी हाइलाइट्स, एल्कली मेटल हाइलाइट्स बनता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम पर ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, और इसका रिएक्शन हमने HX के साथ किया, तो क्या बनेगा, ये 2 मोल HX रिएक्शन करके क्या बनेगा, 2NaX बना लेगा, ठीक है, और साथ में क्या बना लेगा, 2NaX, और साथ में आपका H2O2 बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे कार्बोनेट अगर है, जैसे मान लो हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और इसका रिएक्शन अगर हम HX के साथ करते हैं, तो ये 2 मोल ऑफ HX रिएक्शन करके क्या बनाएगा, 2 मोल ऑफ NaX बना लेगा, और साथ में H2CO3 बना लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एल्कली मेटल हाइलाइट्स बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बोनेट्स के थ्रू या फिर ऑक्साइड्स के थ्रू या हाइड्रोक्साइड्स के थ्रू एल्कली मेटल हाइलाइट्स का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है। अब देखो, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑलवेज फॉलोज द ट्रेंड। अब जो एल्कली मेटल हाइलाइट्स होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोराइड्स का होता है। किसका होता है, फ्लोराइड्स का, उसके बाद क्लोराइड्स का, उसके बाद ब्रोमाइड्स का, और उसके बाद सबसे कम किसका होता है, आयोडाइड का होता है। कहने का मतलब एल्कली मेटल के हाइलाइट्स में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स फ्लोराइड्स वाले की होगी, ड्यू टू द स्मॉल साइज होने की वजह से। अब जैसे अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि LiF, LiCl, LiBr और LiI में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो आप क्या बताएंगे, LiF की। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट LiF की होगी, उसके बाद LiCl की, उसके बाद LiBr की, और सबसे कम LiI की, क्योंकि इसमें आयोडीन की साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। अगर इसी की जगह अगर कोई दूसरा एल्कली मेटल दे दिया, जैसे NaF दे दिया, NaCl दे दिया, NaBr दे दिया और NaI हो गया, तो फिर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सेम यही होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा NaF और सबसे कम NaI, ठीक है। ऑल दीज हाइलाइट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये सारे जो हाइलाइट्स होते हैं, NaX या LiX या फिर KX, ये सारे जो हाइलाइट्स होते हैं ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF, एक्चुअली जो लिथियम फ्लोराइड होता है ये वाटर में कम सॉल्युबल होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि लिथियम फ्लोराइड में लिथियम की लैटिस एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में थोड़ी कम होती है। वेयर एज द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड की भी लो सॉल्युबिलिटी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ इट्स 2 आयंस। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें सीजियम आयन की और आयोडीन आयन की, दोनों की साइज़ लगभग क्या होती है, इक्वल होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है, बहुत ज़्यादा साइज़ में डिफरेंस नहीं होता है। इस वजह से, ठीक है, इनका एक तरीके से देखा जाए तो सीजियम आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ये क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो वेयर एज द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड इज ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ इट्स 2 आयंस। इन दोनों आयंस की हाइड्रेशन एंथैल्पी काफ़ी कम होती है, इसी वजह से ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल उतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं, ठीक है, लो सॉल्युबिलिटी होती है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स की। तो सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, इस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ एन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम एटम। देखो, जैसे मान लो कोई ऑक्सो ग्रुप है, तो ऑक्सो ग्रुप किसको बोलते हैं हम, जनरली डबल बॉन्ड O को क्या बोला जाता है, ऑक्सो ग्रुप बोला जाता है। दिस इज ऑक्सो ग्रुप, ठीक है। और इस ऑक्सो ग्रुप से कोई भी एसिडिक प्रोटॉन कंटेनिंग OH ग्रुप, एक्चुअली OH ग्रुप,
OH ग्रुप कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब OH में जो हाइड्रोजन है वो आसानी से H+ के फॉर्म में रिलीज हो सके। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स को ऑक्सो एसिड्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे H2CO3 है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो इस तरीके से हम बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमने OH कर दिया और यहाँ भी हमने OH कर दिया। तो आपने क्या देखा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2CO3। ठीक है, अब यहाँ पे CO क्या है, दिस इज द ऑक्सो ग्रुप। इस ऑक्सो ग्रुप के साथ OH कनेक्टेड है, डायरेक्टली क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, तो ये OH में जो हाइड्रोजन होता है ये ईजिली H+ के फॉर्म में लिबरेट हो जाता है। ठीक है, जब दोनों H+ निकल जाता है तभी तो एक कार्बोनेट बन जाता है, CO3 डबल माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों H+ आयोनाइजेबल होते हैं, दोनों हाइड्रोजन OH में दोनों हाइड्रोजन क्या होते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्सो एसिड कहा जाता है। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में, H2SO4 के एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है, तो H2SO4 में हम क्या करते हैं, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH OH, दिस इज आल्सो। अब यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप दो है। ठीक है, तो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है ऑक्सो ग्रुप। तो अब ऑक्सो ग्रुप से OH कनेक्टेड है, दोनों OH में हाइड्रोजन क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है, H+ के फॉर्म में आसानी से निकल सकता है, तभी ये दोनों H+ निकलते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे सल्फेट आयन बनता है, SO4 डबल माइनस। ठीक है, तो एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जाता है, तो उस कंडीशन में जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, वो भी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप आने पे, वैसे वैसे स्टेबिलिटी जो होगी कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब अगर हम बात करें एक और ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जैसे लिथियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, लिथियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3। देखो बच्चों, जो लिथियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, लिथियम कार्बोनेट जो होता है इज़ नॉट स्टेबल टू हीट, मतलब इसको ज़रा सा भी हीट मिलेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, Li2, मतलब मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये हीट रेजिस्टेंस नहीं होता है इस पर, कहने का मतलब हीट मिलते ही ये डिकम्पोज हो जाता है लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, हीट के कांटेक्ट में आके, ठीक है, ऐसे तो होगा लेकिन हीट के कांटेक्ट में आते ही लिथियम कार्बोनेट क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो लिथियम की साइज़ बहुत छोटी होती है, लिथियम की साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है Li+ की साइज़, और कार्बोनेट आयन जो यहाँ पे बनता है इसकी साइज़ काफ़ी लार्ज होती है, काफ़ी बड़ी साइज़ होती है, और इसी वजह से ये छोटा सा केटायन इस बड़े साइज़ के एनायन को एकोमोडेट नहीं कर पाता है उतने अच्छे से। ठीक है, इसी वजह से लिथियम कार्बोनेट में लिथियम कार्बोनेट हीट पाते ही क्या होता है, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि लिथियम कार्बोनेट हीट के कांटेक्ट में आते ही ये डिकम्पोज हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये Li2O और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिथियम आयन इस कार्बोनेट आयन, बड़े कार्बोनेट आयन की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है और लिथियम आयन की साइज़ काफ़ी छोटी होती है, तो बहुत प्रॉपरली एकोमोडेट नहीं कर पाता इसको, कार्बोनेट को। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी आप जान लो, इन्हीं चीज़ों की वजह से जो लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। कहने का मतलब LiHCO3 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। लिथियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। ओके बच्चों, तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड्स का। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम की बात करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ है लिथियम का। चाहे तो आप इसको पढ़ कर देख लो सब लोग, मैं अभी ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो जो एनॉमलस बिहेवियर होता है लिथियम का, थोड़ा सा समझ लो। लिथियम की एनॉमलस बिहेवियर के पीछे रीज़न क्या है कि पूरे ग्रुप में, मतलब
फर्स्ट ए ग्रुप की अगर हम बात करें तो ठीक है, इन सब में लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे छोटी साइज़ का होता है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, ठीक है, ये क्या करता है, एनॉमलस बिहेवियर शो करता है और इसकी हाई पोलराइजिंग पावर भी होती है। स्मॉल साइज इसके पीछे रीजन है, हाई पोलराइजिंग पावर इसके पीछे रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से लिथियम अपने अदर एलिमेंट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब के कंपैरिजन में लिथियम एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है, इन सब एलिमेंट्स के कंपेयर में। अब क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एल्कली मेटल्स, अदर एल्कली मेटल्स और लिथियम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ लेना ज़रूर, ठीक है। इसको मैं सेंड कर दे रहा हूँ। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बता दूँ, इन दोनों में एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन अगर हम देखें तो लिथियम, जो लिथियम होता है, जो लिथियम का नाइट्रेट होता है, मतलब लिथियम नाइट्रेट जो होता है, लिथियम नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है, ठीक है, तो ये Li2O लिथियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ब्राउन कलर की गैस होती है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट करता है। लेकिन जब सोडियम नाइट्रेट, मतलब ये लिथियम का नाइट्रेट कंपाउंड था, जब सोडियम के नाइट्रेट कंपाउंड को हीट किया जाता है तो उस कंडीशन में ये केवल और केवल क्या बनाता है, सोडियम नाइट्राइड बन जाता है, NaNO2 बन जाता है। सोडियम नाइट्रेट NaNO2 में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। जबकि देखो लिथियम नाइट्रेट क्या बना रहा है, लिथियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट कर रहा है, जबकि सोडियम नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट नहीं कर रहा है, क्या बन रहा है, NaNO2। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं। लिथियम क्लोराइड जनरली क्या होता है, डेलिक्वेसेंट नेचर का होता है, ठीक है, लेकिन अदर एल्कली मेटल जो होते हैं वो डेलिक्वेसेंट नहीं होते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना कि लिथियम क्लोराइड डेलिक्वेसेंट होता है, लेकिन अदर एल्कली मेटल जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सभी डेलिक्वेसेंट नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है। दिस इज़ द एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, और कुछ पॉइंट्स डिफरेंसेस दिए हुए हैं लिथियम और अदर एल्कली मेटल्स में, क्या क्या पॉइंट डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इसको आप देख लो बुक से भी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, हैव अ गुड डे।